हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका नाम दिया गया है एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का और आज हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। मास्टरिंग एनसीईआरटी के सीरीज़ में हम लोग पहला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपके सामने है जनरल इंट्रोडक्शन एंड टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी सेंट्रिक है, आपका एक भी लाइन एनसीईआरटी का मिस नहीं होगा। इसमें हम लोग बहुत सारे लाइंस कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट प्रपोज्ड दैट इनाइटल नहीं होगा, यहाँ पे वाइटल होगा, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर, वाइटल फोर्स, ठीक है। वाइटल फोर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको यहाँ बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बर्जीलियस। ये लाइन एनसीईआरटी के जनरल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बहुत क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अमोनियम साइनेट दिया है और उसको हीट किया गया है, तो आपको बताना है कि ए जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में कि अमोनियम साइनेट से क्या बना था, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The first organic compound prepared in the laboratory from its element was। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। Which of the following compound is synthesized by Kolbe and Barthollet respectively that shows that organic compound could be synthesized from inorganic source in a laboratory। तो आपको बताना है कि कोल्बे ने क्या चीज़ का सिंथेसिस किया था और बार्थोलेट ने क्या चीज़ का सिंथेसिस किया था। तो कोल्बे ने क्या किया था, एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया था और बार्थोलोट ने क्या किया था, मेथेन का सिंथेसिस किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। आपको बताना है कि एस कैरेक्टर का कितना परसेंट होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% एस कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और sp अगर होता तो sp में कितना होता है, 50-50% होता है। तो s का कैरेक्टर sp में 50% हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज s कैरेक्टर ऑफ C एटम इन इथाइन एंड इथीन इज इक्वल्स टू। आपको बताना है कि s कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो इथाइन और इथीन के रेशियो में कितना होगा। तो इथाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C। ये इसमें कितना है, ये sp हो जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। और इथीन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड C और इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो sp में कितना s कैरेक्टर होता है, 50% होता है। sp2 में कितना होगा, 33%। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 का मीन्स क्या होता है, 3/2। तो 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 3:2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन ऑल द कार्बन एटम इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम लोग पहले देखते हैं। ये sp है कार्बन, ये भी sp है, यहाँ पे सारे कार्बन क्या हैं, sp हैं। और ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें भी दोनों कार्बन क्या है, sp है। ऑप्शन सी देखते हैं, ये कार्बन है sp2 और ये है sp और ये भी कार्बन sp2 है, ठीक है। और ऑप्शन डी में देखते हैं, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, यहाँ पे ऑल sp2 है। पर ऑप्शन सी में क्या है, 2 sp2 है और एक sp है, मिडल वाला sp है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा इरेज कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखा जाए। ओहो, ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। आपको पता होना चाहिए कि जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा किस में होता है, sp में होता है, sp में 50% होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन किसके पास होता है, ट्रिपल बॉन्ड के पास होता है, मीन्स इथाइन वाले के पास होगा sp का, ठीक है। तो इथाइन हो जाएगा, फिर इथीन, फिर इथेन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपको कि आपको यहाँ बताना है कि पाई और सिग्मा बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना चाहिए कि हमें पाई बॉन्ड्स, क्योंकि पाई बॉन्ड्स कम होते हैं नंबर्स में और सिग्मा बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे CC के बीच में 4 है। तो मीन्स ये यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स इसमें हैं। 1 है, 2 है, 3 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये दोनों में से कोई एक देखा जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। यहाँ पे अब 4 सिग्मा सिग्मा CC के बॉन्ड दिख गए हम लोगों को। अब हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के बीच में कितना पाई बॉन्ड है, 1 है। C डबल बॉन्ड C यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया है हमारा। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है बट डिफरेंट फॉर्म में। वहाँ पे सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन बना दिया है और क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बना दिया है, वाइस वर्सा कर दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन CH3CH डबल बॉन्ड CN, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन C का क्या क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि दिया गया है NCERT में। इसका C का क्या होगा, sp3 हो जाएगा, इस C का sp2 हो जाएगा, ये भी C sp2 है और ये C sp है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। sp3 फर्स्ट ऑप्शन में sp3 है, दूसरे में sp2 है, फिर ये तीसरा भी sp2 है, फिर sp है। तो ऑप्शन C 10 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको क्लियर करके अच्छे से दिखा देती हूँ
ये क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 10th का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11th देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? Which of the following molecule represents the order of hybridization? sp2, sp, sp, sp from left to right atoms. आपको बताना है कि sp2, sp2, sp, sp किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। यहाँ पे सारे sp2 हैं तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी sp2 है, sp2 है, ये sp है और ये sp है। तो मुझे लगता है यही आंसर है 11th का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे तो ये sp है, ये भी sp है, यहाँ पे सारे sp हैं और ये देखेंगे sp3 है, sp2 है, sp2 है, sp3 है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर कर देते हैं जिससे आपको आंसर बिल्कुल करेक्टली दिखाई दे। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल गिवन बिलो इज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। आपको यहाँ पे अगर शेप याद नहीं भी है तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप एकदम करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सी का क्या हो जाएगा? sp2। तो पहला में sp2 यही दोनों में है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। सिर्फ यहाँ पे एक है तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको होप समझ में आ रहा हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग टॉपिक 2 के तरफ आ रखे हैं। टॉपिक 2 क्या है आपका? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इन साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन? आपको यहाँ पे बताना है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, जिसके 6 कार्बन हो और साइक्लिक फॉर्म में हो वो, और इसके पास क्लोरीन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। पर फिलहाल तो भी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आगे हम लोग जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे इसकी हार्डनेस या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा टफ होते जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चूज द करेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसा होगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों की नज़र गई होगी इस वाले पे, बट यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग H को नहीं डिनोट करते हैं, जो भी टर्मिनल्स होते हैं उसको हम लोग C डिनोट करते हैं, मीन्स कार्बन एटम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए धोखा ना खाएं कि यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल नहीं, टर्मिनल को हम लोग C मानते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मीथेन मॉलिक्यूल ऑन पेपर। आपको यहाँ पे कंसिडर करना है ये मीथेन मॉलिक्यूल को पेपर पे। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। एक बार क्वेश्चन यहाँ अच्छे से आप देख लें।
यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, x और y पूछा गया है। तो x और y आपको बताना है क्या है। तो ये जो है इसको हम लोग सॉलिड वेज कहते हैं और ये जो है इसको हम लोग डैश वेज कहते हैं। सॉलिड वेज होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और डैश वेज होता है अपोजिट या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है कि y है सॉलिड और x है डैश। तो अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे x क्या था, हम लोग x को माने थे डैश वेज और y क्या था, सॉलिड वेज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल यूज्ड फॉर 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि कौन से तरह का मॉलिक्यूलर मॉडल यूज होता है 3D रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों तरह का यूज़ होता है, फ्रेमवर्क भी होता है, बॉल स्टिक मॉडल भी होता है और स्पेस फिलिंग मॉडल भी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, द स्पेस फिलिंग मॉडल emphasizes the relative size of each atom based on its वंडरवॉल रेडियस। ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। हम लोग वंडरवॉल रेडियस के ही बेसिस पे वो करते हैं, रिलेटिव साइज देखते हैं। ठीक है, ये भी लाइन आपका एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन है। ये आपका मॉलिक्यूलर मॉडल पेज नंबर 330 पे मेंशन है बहुत क्लियरली कि वंडरवॉल रेडियस के ही बेसिस पे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आपको बताना है होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो होमोसाइक्लिक मीन्स सारे कार्बन ही एटम के बीच में रिंग होना चाहिए, कोई अदर एटम नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई अदर एटम है, जब सपोज यहाँ ऑक्सीजन है सल्फर है, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ होमोसाइक्लिक कौन होता है, होमोसाइक्लिक यहाँ ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर अब 20 देखेंगे। विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि ये जो नैफ्थलीन है ये किस टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन शेप्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में दो और होते हैं कंपाउंड्स, एक बेंजीन आता है और एक एनिलीन आता है और एक तीसरा क्या हो जाता है, नैफ्थलीन। 3 कंपाउंड ये बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। आपको ये बिल्कुल एकदम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑल ऑफ दीज आंसर है ऑप्शन डी। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे लाने वाली हूँ। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कुछ दिन बाद मैं फिज़िक्स के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी करवाना। और प्लीज़ मिस ना करें। अगर इस बार नीट 2022 में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के मतलब कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करें और नीट 2023 को एकदम फोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।